हाउ बच्चों, माई सेल्फ धर्मेश श्रीवास्तव, फिजिक्स क्लास। ठीक है, और आज जो हम लोग चैप्टर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। और प्रोजेक्टाइल मोशन एक बहुत ही अच्छा भला टॉपिक है। ठीक है, इस चैप्टर में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो पहले बोर्ड लेवल पर डिस्कस करेंगे, फिर आईआईटी मेंस और एडवांस दोनों को हम लोग कंसिडरेशन में लेंगे। आईआईटी एडवांस और मेंस में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत आराम से, बहुत प्यार से और रिलैक्स होकर के इसको सुनिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो हमारा जो टॉपिक होता है आइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग टू डायमेंशनल मोशन भी कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन जो अपना है, दिस इज नोन एज टू डायमेंशनल मोशन, 2D मोशन। इसको आप एक और भी कह सकते हो, प्लानर मोशन भी कह सकते हो। प्लानर इसलिए कह सकते हो क्योंकि ये जो मोशन है ये एक प्लेन में होता है। ये जो मोशन है ये क्या है, एक प्लेन में होता है, तो ये प्लानर मोशन भी कहलाता है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप इसको कह सकते हो, आप इसको टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हो, आप इसको क्या कह सकते हो, प्लानर मोशन भी कह सकते हो। अब होता क्या है कि नॉर्मल लाइफ में हम लोगों ने कैच कैच खेला होता है। ठीक है, और जब हम किसी बॉल को ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल से, सीधे ऊपर 90 डिग्री पे नहीं, पर्टिकुलर एंगल में, हॉरिजॉन्टल के साथ पर्टिकुलर एंगल पे अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो बॉल कुछ ऐसे जाती है। तो आप देखो, अगर एक बंदा यहां पे खड़ा होकर के बॉल को प्रोजेक्ट करता है तो बॉल ये जाएगी ना दूसरे बंदे के पास। ठीक, तो वो बंदा जो है यहां पे इसको कैच करेगा। ठीक, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो आप यहां पे देखेंगे तो इस जगह पे आपको ये दिखाई देगा कि ये जो मोशन है इसमें अगर मैं इसको y एक्सिस कंसीडरेशन में ले लेता हूं, इसको मैं x एक्सिस कंसीडरेशन में ले लेता हूं, और ये हाइट और ये हाइट अगर सेम ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये हाइट और ये हाइट क्या है, सेम है। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पे x अलग है। भाई पार्टिकल तो इनफैक्ट बच्चों कैसे गया, ऐसे ही तो गया। देखिएगा पार्टिकल का जो पाथ है वो तो ये है ना, पार्टिकल का पाथ क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, लेकिन अगर हम ये इसको ओरिजिन कह दें और इस पॉइंट को ए कह दें, ठीक है, तो ए पॉइंट जो हम कंसीडरेशन में ले रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है डिस्टेंस, ये अगर x है तो ये क्या है, y है। ठीक है, अब जब पार्टिकल बी पॉइंट पे आया तो बी पॉइंट पे आने पे उसका जो ये x है और इसका जो y है वो दोनों ही चेंज हो रहा है ना। ये क्लियर हो रहा है ना कि ये क्या हुआ, x डैश हुआ और ये क्या हुआ, y डैश हुआ। इसी तरीके से पार्टिकल जब c पॉइंट पे पहुंचेगा तो c पॉइंट के लिए आप ये कोऑर्डिनेट और एज्यूम कर सकते हो कि इसने हॉरिजॉन्टली कितना चला, x डबल डैश, और वर्टिकली बच्चों कितना चला, y डबल डैश। ठीक है, तो यहां पे ये पूरा का पूरा एक प्लेन है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक प्लेन में जा रहा है। और प्लेन आपको पता है कौन कौन से होते हैं, एक आप XY प्लेन ले लेते हो, एक YZ प्लेन ले लेते हो, एक आप क्या ले सकते हो, ZX। ये आपके चूज करने के ऊपर है कि आप इसको कैसे लेते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, आप XY ले सकते हो, YZ ले सकते हो, ZX। लेकिन ये जब भी आप किसी बॉल को प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, या बुलेट फायर करोगे गन से, तो वो होगा क्या, वो ऐसे ही जाएगा। अब बाय द वे हमें ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसा नहीं है। ठीक है, एक बंदा यहां खड़ा है और हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो आपको तो लगा कि सर ये तो कुछ अलग सा प्लेन लग रहा है, लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखो तो ये चीज जो है ये है तो ग्राउंड ना। ठीक है, ये है तो ग्राउंड ना। तो यहां पे इसी लाइन पे खड़ा हुआ, और अगर ये दोनों हाइट सेम है, ठीक है,
एज्यूम करते हैं, तो यहां पे अब आप एक्स एक्सिस को इस तरफ ले सकते हो और वाई एक्सिस को आप इस तरफ ले सकते हो। तब भी ये क्या हो रहा है, एक प्लेन ही तो आ रहा है, ठीक है, तब भी क्या है, ये प्लेन आ रहा है। तो यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन है और प्लानर मोशन भी है। 2 डायमेंशनल इसलिए है क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतेगा, ठीक है, इसमें दोनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे टाइम के साथ। एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और इसका क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमारा 2D मोशन है और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, प्लानर मोशन भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं बच्चों, है ना, जो सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, ठीक है। हमने कहा कि भाई ये आपकी एक्स एक्सिस मान लेते हैं, यहां पे ये वाई एक्सिस कंसीडरेशन में ले लेते हैं और एक बॉडी को हम ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बॉडी कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। क्लियर हुआ? अब बॉडी को जो हमने प्रोजेक्ट किया है वो किस स्पीड के साथ प्रोजेक्ट किया है, उसकी स्पीड जो है दैट इज यू है। उसकी स्पीड कितनी ली है, यू। और इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ बच्चों एंगल बन रहा है वो कितना लिया है, थीटा लिया है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना है, थीटा। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो इस साइड इधर की ओर इसका कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा होगा, ठीक है। क्योंकि कोई भी वेक्टर है तो वेक्टर क्वांटिटी को आप कंपोनेंट में तोड़ सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में तोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एक पर्टिकुलर एंगल के लिए 2 ही बनेंगे, ठीक है। तो एक आपने क्या लिया, u cos थीटा इस डायरेक्शन में ले लिया, एक आपने क्या लिया, u sin थीटा ले लिया, ठीक। ये आपको लेना आता है, ये आप वेक्टर में पढ़ चुके हो। तो एक कंपोनेंट u cos थीटा हो गया और एक बच्चों क्या हो गया, u sin थीटा, जो कि हमने y डायरेक्शन में लिया, और एक हमने क्या लिया, x डायरेक्शन। अब देखिएगा, हमें पता है अर्थ जो होती है वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, और किससे खींचती है, जी से खींचती है। यानी कि ग्रेविटी जो है हमेशा क्या लग रहा है, डाउनवर्ड लग रही है। क्योंकि एक बार आपने अगर बॉल को फेंक दिया, एक बार बॉल को फेंक दिया तो बॉल किसके भरोसे आगे बढ़ रही है, जी। उसको ऊपर जा रही हो, नीचे आ रही है, ठीक है। लेकिन अब उसमें सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, जी का फोर्स लग रहा है, ठीक है। बॉडी का अपना वेट है mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसके अलावा कोई दूसरा फोर्स उस पर नहीं लग रहा। तो अगर कोई दूसरा फोर्स यहां पे नहीं लग रहा है तो जी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो अब बच्चों है क्या, यहां पे अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें, जी का हम क्या निकालना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो ये एंगल हमको पता है कि वर्टिकल हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो वर्टिकल जो है के साथ हॉरिजॉन्टल कितना बनाएगा, 90, ठीक। तो जी का इधर की ओर जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा बच्चों, जी cos 90 डिग्री होगा। इधर की ओर कंपोनेंट क्या आया, जी cos 90 डिग्री। और हमको ये भी पता है कि cos 90 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 0 होती है। ये क्लियर हुआ आपको? तो आप एक बार फिर से इसको देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u sin थीटा। अब u नहीं ले रहे, u इसकी वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, लेकिन हमने उसको रिजॉल्व कंपोनेंट में तोड़ना है। हमने उसको क्या देना है, रिजॉल्व कंपोनेंट में तोड़ना है। तो इधर की ओर कंपोनेंट कितना हुआ, u cos थीटा, इधर की ओर क्या हुआ, u sin। और जब हमने g को देखा तो g किधर की ओर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। g का कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं होता। आप देखो g का अगर कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग ही नहीं रहा है तो फिर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्यों बदलेगी, बदल सकती है? बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि हमको पता है, फिजिक्स हमको बताती है कि आप अगर किसी तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो उस तरफ वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर एक्सेलरेशन या एक्सीलरेशन का कंपोनेंट होना चाहिए। चाहे वेलोसिटी का कंपोनेंट हो, वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो या एक्सीलरेशन का कंपोनेंट हो, वही होता, ठीक है। उसी वजह से आप उस डायरेक्शन में पहुंच सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आप नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। आप अगर यहां से चलो और इस तरफ कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट ना हो, एक्सेलरेशन का भी कोई कंपोनेंट ना हो, तो आप इस तरफ नहीं जा पाओगे।
इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप नहीं पहुंचो, आप कहीं और पहुंचोगे, हो सकता है कहीं और पहुंचो, लेकिन आप यहां से यहां तक नहीं पहुंचोगे, ये बात क्लियर। और वेलोसिटी को या बढ़ाता कौन है? एक्सेलरेशन। घटाता कौन है? एक्सेलरेशन। अब मजे की बात यह है कि u cos थीटा की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, और अगर जी का कोई कंपोनेंट नहीं है तो u cos थीटा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आया कि वो क्या आया कि हमारा जो u cos थीटा है इट इज ऑलवेज कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि u cos थीटा क्या हुआ? हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? कांस्टेंट है। यानी कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अगर कोई मुझसे पूछता है कि भाई यहां पे ओरिजिन पे तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सर आपने बोल दी कि u cos थीटा है, तो ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? तो बड़े आराम से कह सकते हैं कितनी होगी? u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट जो h है उस पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा होगी। इस पूरे पाथ में, जिसको आप ट्रेजेक्ट्री भी कहते हो, जिसको आप क्या कहते हो? ट्रेजेक्ट्री कहते हो, तो इस पूरे पाथ में आप कहीं पे भी देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। इवन पॉइंट ऑफ स्ट्राइक जहां पे ये पार्टिकल ग्राउंड को टच कर रहा है या जिस पॉइंट से जिस लेवल तक गया है वहां पे भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा। हाँ, ये अलग बात है कि u sin थीटा के जस्ट अपोजिट हमारा क्या लग रहा है? g लग रहा है। u sin थीटा के जस्ट अपोजिट क्या लग रहा है? g लग रहा है। तो g जो है u sin थीटा को धीमे धीमे क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यानी वर्टिकल वेलोसिटी नीचे से ऊपर हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते क्या होगी? डिक्रीज करेगी, और हाईएस्ट पॉइंट से वापस नीचे की तरफ आते आते वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। मैग्नीट्यूड वाइज, नॉट बाई साइन, मैग्नीट्यूड वाइज ये क्या होगी? इंक्रीज। अब यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ? अब हम इसको और डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि जी का इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं, जी सिर्फ क्या लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, यहां से बड़े अच्छे अच्छे रिजल्ट्स हमको निकल आते हैं, और यही कॉन्सेप्ट हमको समझना भी है। हमने कहा, सपोज करते हैं भाई कि ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है अपनी, ठीक है, किसी ने कहा कि सर ये वेलोसिटी जो है ये v है, ठीक, और ये एंगल जो बन रहा है ये कितना है? अल्फा बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर ये v है तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? दैट इज v cos अल्फा होगा। क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? और इधर के कंपोनेंट क्या होगा? v sin अल्फा होगा। तो एक तरफ आपने कंपोनेंट देखा v cos अल्फा, दूसरी तरफ आपने कंपोनेंट देखा v sin अल्फा। अब अगर हाईएस्ट पॉइंट पे कोई आपसे कहता है कि नहीं भाई हम तो मान रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है? v डैश। तो ठीक है, कोई दिक्कत। अब हाईएस्ट पॉइंट वही होगा जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। हाईएस्ट पॉइंट वही होगा जहां पे वर्टिकल वेलोसिटी 0, क्योंकि अगर हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में होती तो ये हाईएस्ट पॉइंट ना होता, ये बॉडी और ऊपर जाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, ये बॉडी आगे बढ़ रही है, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, उसके बाद क्या हो रहा है? बॉडी नीचे आ रही है। क्लियर हुआ? तो हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बच्चों, ये डायग्राम देखते हैं हम लोग, है ना, और यहां पे अगर हम ये कहते हैं कि ये u वेलोसिटी से जा रहा था, एंगल थीटा है, तो इधर को आपको पता है कि कंपोनेंट क्या होगा? u cos थीटा। इधर को कंपोनेंट क्या होगा? u sin थीटा। हमने एक पॉइंट और ले लिया, ठीक है, a पॉइंट ले लिया, और ये पॉइंट क्या ले लिया? h। इस पॉइंट a पे हमने वेलोसिटी को क्या कंसीडरेशन में लिया है? v। एंगल हमने इसका यहां से अल्फा कंसीडरेशन में लिया, तो इधर की वेलोसिटी कितनी हो गई? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v cos अल्फा, वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हुई? v sin अल्फा। हाईएस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को क्या कंसीडर किया है? v डैश, और हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी को क्या कंसीडर किया है? 0, है ना, होगी ना। अब b पॉइंट पे आ रहा है, b पॉइंट पे हमने वेलोसिटी को कंसीडरेशन में लिया है v डबल डैश, उसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v डबल डैश cos बीटा, इधर का कंपोनेंट क्या होगा? v डबल डैश sin बीटा,
और जिस पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे ये गिर रही है वहां पे वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर करी u, उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकलेगा u cos थीटा एंगल से बनेगा और इधर की ओर क्या होगा u sin। अब हमको पता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे u cos थीटा जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, v cos अल्फा के बराबर होना चाहिए। और v cos अल्फा किसके बराबर होना चाहिए, v डैश के बराबर होना चाहिए। और v डैश किसके बराबर होना चाहिए, v डबल डैश cos थीटा। तो एक हमको बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिल गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से। तो अगर कोई पूछता है आपसे कि v डैश की वैल्यू क्या है, तब भी आप क्या कहोगे u cos थीटा के बराबर है। यहाँ से v डैश निकल सकता है, आपको हो सकता है यहाँ से cos अल्फा निकालने को मिल जाए, cos अल्फा निकाल सकते हैं, cos बीटा निकाल सकते हैं या v डबल डैश निकाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है। क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए तो बच्चों हमने क्या करना है, फिर से एक डायग्राम बनाना है। ठीक है, ये डायग्राम बना लिया। हमने क्या कहा, बॉडी को किससे प्रोजेक्ट किया बच्चों, u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया और एंगल कितना लिया, थीटा लिया। इधर के कंपोनेंट क्या हुआ, u cos थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हुआ, u sin थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, u cos थीटा। क्लियर हुआ, सबको क्लियर हो रहा है ना। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। यहां पे जहां पे स्ट्राइक करेगा तो यहां पे स्पीड कितनी आएगी, u, एंगल कितना बनेगा, थीटा। इधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा। इधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। ये बात क्लियर हो रही सबको, ठीक। ये अपना हाईएस्ट पॉइंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एच मैक्स कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एच मैक्स। और ये जहां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइक तक जा रहा है, ये डिस्टेंस बच्चों क्या कहलाती है, इसको रेंज कहते हैं। इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, इसी को हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अब ये पॉइंट हमने ओ कह दिया, इस पॉइंट को हमने पहले भी कंसीडर किया था पी पॉइंट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग नोट कर ले। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उनको जरा देखिएगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हमेशा रिवाइज करते करते रहिएगा, इन्हीं पे सब कुछ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। नंबर वन, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी remains constant throughout projectile motion। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसी पे पूरा प्रोजेक्टाइल कहीं ना कहीं बेस कर जाता है और कंपोनेंट्स पे बेस करता है। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे पहला पॉइंट। वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट h, हाईएस्ट पॉइंट h, ठीक है, h दिख रहा है ना सबको, हाईएस्ट पॉइंट h इक्वल्स टू इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और वैसे ही अगर डायग्राम के हिसाब से देखेंगे तो दिस इज इक्वल टू u cos थीटा, ठीक। नंबर थर्ड, यहां पे वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, आपको पता है किसकी वजह से चेंज हो रही है, g की वजह से। और g कहां लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एक्सेलरेशन यहां पे क्या है, ग्रेविटी का। एक्सेलरेशन यहां पे बच्चों किसका है, ग्रेविटी का।
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं, सिर्फ क्या लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर ग्रेविटी है तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू जी। अब माइनस जी भी ले सकते हो, वो एक अलग शो। तो मैग्नीट्यूड वाइज आप अगर ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे यू साइन थीटा को, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव। तो आप माइनस जी भी ले सकते हो, लेकिन वैसे अगर मॉड वाइज कहा जाए तो क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू जी। आप चाहो तो माइनस जी लगा सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आप कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव, कौन से डायरेक्शन को नेगेटिव कंसिडरेशन में ले रहे हैं। नंबर 4 देखिए भाई, ओ पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बच्चों कितनी है, u cos थीटा। पी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज आया नहीं, आया। सिर्फ चेंज किस में आ रहा है, वर्टिकल वेलोसिटी। क्यों चेंज आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर की तरफ आप अगर पॉजिटिव ले रहे हो तो नीचे की डायरेक्शन को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे। ये आपने वेक्टर में समझा भाई, डायरेक्शन बदला तो वेक्टर में साइन बदल जाता है। तो यहां पे आप ले सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन point of projection and point of strike, point of projection and point of strike, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू मॉड लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड की बात करें वी एफ माइनस वी आई होता है ना, यही तो लिखते हैं ना, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेलोसिटी। सो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा वी वेक्टर का मॉड आप ले सकते हो। चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं, और जब हम डेल्टा वी से डिनोट करते हैं तो हम इसको डेल्टा वी वेक्टर का मॉड में लिख सकते हैं। अब यहां पे चेंज इन वेलोसिटी जो आ रही है दैट इज ड्यू टू चेंज इन वर्टिकल वेलोसिटी। किसकी वजह से आ रही है, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से बच्चों क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, किसी और की वजह से नहीं आ रहा। सिर्फ और सिर्फ चेंज यहां जो दिख रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, वर्टिकल, क्योंकि हॉरिजॉन्टल चेंज। अब अगर वर्टिकल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो नीचे वाले डायरेक्शन को आप अगर कंसीडर कर रहे हो नेगेटिव में और ऊपर वाले को पॉजिटिव में, तो वीएफ वर्टिकल जो है दैट इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस, और ऊपर वाले को पॉजिटिव ले रहे हो तो दैट इज माइनस यू साइन थीटा। ले सकते हो ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसका मॉड निकाल लिया आपने, और जब मॉड आपने निकाल लिया तो बच्चों ये किसके इक्वल आया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर, दिस इज इक्वल टू 2u साइन थीटा। उसका मॉड किसके इक्वल आया, दैट इज इक्वल टू 2u साइन थीटा। मॉड लिया हमने तो आपको पता है नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का मॉड आएगा। ये माइनस 2u साइन थीटा आया, उसका मॉड लेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दैट इज इक्वल टू 2u साइन, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट ऑफ स्ट्राइक कितना हुआ, दैट इज इक्वल टू 2u साइन। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां तक देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दैट पॉइंट्स आर फॉर कंपटीशन। ये पॉइंट्स आपके क्या है, कंपटीशन के लिए। आप आईआईटी मेंस और आईआईटी एडवांस या मेडिकल के लिए प्रिपरेशन करना है तभी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज स्कूल लेवल पे इतना नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब यहां पे जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है जो कंपटीशन के लिए पॉइंट आता है, दैट इज नंबर 1। हमको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ
स्पीड, बहुत डिफरेंस है। समझने की कोशिश करेंगे। वहां पे हम लोग जो अभी निकाला था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वो बच्चों क्या था? जी था भाई। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। और एक्सेलरेशन कितना आया था? जी आया था। लेकिन नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब स्पीड किस वजह से चेंज होती है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैं ये कहता हूं इस जगह पे, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक। अगर मैं ये कहता हूं कि बॉडी है, आपने प्रोजेक्ट करी, ठीक, ए टू बी आपने जा रहे पूरा पाथ कवर कर, और इस पॉइंट पे सपोज करते हैं उसकी स्पीड कितनी है? v। ये पॉइंट हमने यहां पे कंसिडरेशन में लिया हुआ है, हम कुछ भी कह सकते हैं, दैट इज पॉइंट सी, ठीक। इस सी पॉइंट को हमने यहां, ठीक, सी पॉइंट है। अब इस मोमेंट पे अगर ये बॉडी एंगल जो बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, कुछ ना कुछ तो बनाएगी ना, तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना बना रही है? अल्फा बना रही है सपोज। तो स्पीड में कौन चेंज करेगा? स्पीड में एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का कोई कंपोनेंट, या तो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन, या एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, जो आप यहां तक बोलो, उसका एक कोई कंपोनेंट जो या तो इसकी डायरेक्शन में लग रहा है या इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, वही चेंज कर सकता है। एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगे या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, वही क्या करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड करेगा। क्योंकि अगर कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन में या वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, किसी भी एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अब हमको पता है कि जब बॉडी को हमने प्रोजेक्ट किया तो वो किसके हवाले है? जी के हवाले है। तो इससे जी तो लग रहा है ना बच्चे इस पर, ठीक है, और जी तो हमेशा कहां लगा? डाउनवर्ड। इतना तो आपको पता ही। तो अगर मैं इस वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दूं, खींच सकते हैं, तो ये टोटल एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। ये अल्फा है, तो बच्चे ये कितना हुआ? 90 माइनस अल्फा। क्लियर? अब अगर ये एंगल 90 माइनस अल्फा हुआ, तो ये टोटल एंगल भी तो 90 है ना। देखो ये वाला जो हम एंगल कहें, तो ये भी तो भैया 90 है, तो 90 में से 90 माइनस अल्फा जाएगा, तो बच्चों कितना आएगा? दैट इज अल्फा ही तो आएगा। 90 से 90 माइनस अल्फा को सब्ट्रैक्ट करो, तो कितना आएगा? अल्फा है। तो जी का इधर की ओर बच्चों कंपोनेंट क्या आएगा? जी कॉस अल्फा है। जी का इस तरफ कंपोनेंट क्या आया? जी कॉस अल्फा है। क्लियर? और इसके इधर की ओर भाई कंपोनेंट है जी का, एक इधर लेंगे एक इधर लेंगे, तो जी का इधर का कंपोनेंट क्या हुआ? जी साइन अल्फा। अब देखिए दो कंपोनेंट हमको मिलना है। एक कंपोनेंट जी का हमें क्या मिलना है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। और एक कंपोनेंट बच्चों हमको क्या मिल रहा है? दैट इज अपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर। अब जो कंपोनेंट अपोजिट टू वेलोसिटी वेक्टर है यहां पे, वही क्या करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड करेगा। तो यहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू जी साइन अल्फा। क्लियर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हमारा कितना आया बच्चों? जी साइन अल्फा आया। अब इस पर और भी डिस्कशन हो सकता है भाई। जब आप कंपटीशन में जाते हो तो पूछते हैं कि भाई नीचे से ऊपर तक जाते जाते बॉडी अगर जा रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ
स्पीड कितना होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। क्वेश्चन ये आता है कि नीचे से ऊपर जाते हुए ओ पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, हमें पता है कि अगर आपने यू वेलोसिटी के साथ फेंका है, एंगल थीटा है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो एंगल कम होता जाता है। हाईएस्ट पॉइंट तक जाते जाते हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ प्योरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है, तो यानी कि एंगल कम हो रहा है। और अगर बच्चों एंगल कम हो रहा है, नीचे से ऊपर जाते जाते एंगल कम हो रहा है, तो आप लिख सकते हो बिकॉज एंगल विद हॉरिजॉन्टल decreasing from point of projection to highest point। अब ये समझ लीजिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं, बिकॉज एंगल विद हॉरिजॉन्टल डिक्रीज, धीमे धीमे डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो अपना यही है ना, ठीक है, वो तो हमेशा यही। अब पहले तो एंगल ज्यादा था, फिर और ये देखिए कम हो गया ना, फिर लास्ट में क्या हो गया, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया। देखिएगा ये पहले एंगल था, फिर ये हॉरिजॉन्टल आया, फिर ये हॉरिजॉन्टल आया, फिर ये आ गया। तो यहां पे जा करके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू हाईएस्ट पॉइंट एंगल धीमे धीमे कम हो रहा है, और एंगल अगर कम हो रहा है तो साइन अल्फा डिक्रीज होगा। इसका तो मतलब यही हुआ कि साइन अल्फा क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइन अल्फा जैसे जैसे साइन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा डिक्रीज, तो साइन अल्फा डिक्रीज। क्लियर हो? तो साइन अल्फा भी यहां पे बच्चों क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और अगर साइन अल्फा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, समझिएगा, तो इसका मतलब है अगर साइन अल्फा भी डिक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड भी क्या हो रही है, डिक्रीज। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड डिक्रीजेस। तो नीचे से ऊपर जाते समय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ऊपर से नीचे आते हुए समय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ेगा, साइन अल्फा बढ़ेगा, साइन अल्फा बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या हुआ, बढ़ेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसमें दूसरे पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के बारे में, अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट भी भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैंने आपको यहां पे दो कंपोनेंट बताए जी के, एक हुआ जी कॉस अल्फा और एक क्या हुआ, जी साइन अल्फा। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है सर्किल में, हमेशा सेंटर की तरफ होता है, ये सेंटीपिटल फोर्स होता है। अगर बॉडी की वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी वेक्टर ये है, तो सेंटीपिटल फोर्स किधर हुआ, इधर। और अगर वेलोसिटी वेक्टर इधर है तब भी क्या होगा, सेंटीपिटल फोर्स इधर है। यानी सेंटीपिटल फोर्स जो है, अगर स्पीड सेम भी है, ध्यान से देखिएगा, अगर स्पीड सेम भी है तो डायरेक्शन तो बदल रहा है ना वेलोसिटी का, और अगर डायरेक्शन वेलोसिटी का बदल रहा है तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और यानी कि वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन बदल गया तो वेक्टर बदल गया, यानी कि वेलोसिटी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाते जाते वेलोसिटी क्या हो रही, चेंज हो रही। सर्किल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, स्पीड सेम होती है। अब हमेशा सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंटीपिटल फोर्स, तो उसकी डायरेक्शन भी तो बदल रही है ना, यानी कि सेंटीपिटल
फोर्स और सेंटीपिटल एक्सीलरेशन भी क्या है, वेरिएबल है। आप ये नहीं कह सकते कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होता है। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बच्चों कितना होगा, मास ही तो हटाना होता है, v स्क्वायर बाई r हुआ। v स्क्वायर बाई r यहां पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन है। और हमको एक चीज और भी बहुत अच्छे ढंग से पता है कि कोई भी ट्रैक हो जो भी कर्व हो, तो ये कर्व ट्रैक जो होता है बहुत छोटे छोटे सर्कल से मिलकर के बना होता है। ऐसे इनके ऊपर आप टेंजेंट खींच लो, ये सर्कल्स हैं, इनकी अपनी कुछ रेडियस होगी, ठीक है। तो कहीं पे बड़ा सर्कल बनेगा और कहीं पे छोटा सर्कल बनेगा, ठीक। तो इस प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं बड़ा सर्कल होगा और कहीं पे छोटा भी होगा। तो लेकिन सेंटीपिटल एक्सेलरेशन और सेंटीपिटल फोर्स हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर होते हैं। अब यहां पे देख रहे हो कि वेलोसिटी वेक्टर हमारा यहां, क्लियर। और सेंटीपिटल फोर्स या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर वो कितना है, g cos अल्फा। तो आप यहां पे सेंटीपिटल, क्योंकि आपको परपेंडिकुलर ही कंपोनेंट चाहिए था, तो आपने क्या कहा, g cos अल्फा हमारा क्या बना, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। अब उस समय अगर स्पीड v है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v है, तो आप v स्क्वायर बाई r लिख सकते हो। तो r जो आया वो कितना आया, v स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा है, क्लियर। सो दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन g cos अल्फा। और ये जो r है दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे आप लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक बात आपको यहां पे और भी क्लियर हो गई कि अल्फा नीचे से ऊपर जाते जाते क्या होगा, चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे आते आते चेंज हो रहा है, यानी कि कॉस अल्फा की भी वैल्यू बदल रही, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहां पे प्रोजेक्टाइल मोशन में चेंज होता है। क्लियर हो गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और उनमें से 2 पॉइंट जो बड़े इंपॉर्टेंट थे वो आपके किसके लिए थे, कंपटीशन के लिए थे, ठीक है। तो जिन बच्चों को कंपटीशन नहीं पढ़ना है वो इसको स्किप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर पढ़ना है तो मेरा ख्याल है कुछ और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, ठीक है, क्या पढ़ना चाहते हैं कि नहीं पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आप दोनों ही तरफ से देख लो, ठीक है, चॉइस इज योर। अब हम लोग यहां पे कुछ और बातें करते हैं। वो बातें क्या है भाई, इसके फॉर्मूला डेरिवेशन, ठीक है, फॉर्मूलास, ठीक। तो फॉर्मूला हमें निकालना है, फॉर्मूलास फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो फॉर्मूला निकालते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, बड़ा सिंपल से फॉर्मूले हैं। वही प्रोजेक्टाइल मोशन देख लीजिए, एक बॉडी प्रोजेक्ट करी के विद सम वेलोसिटी u, विद सम एंगल थीटा, इधर के कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, कोई कंफ्यूजन नहीं। हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, u cos थीटा, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 0। इनिशियल वर्टिकल क्लियर, ओ पॉइंट से इस पॉइंट P की डिस्टेंस दैट इज रेंज, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, कोई कंफ्यूजन नहीं, दिस इज हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट,
कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, ठीक है। अब यहां पे पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक, क्लियर करते हैं इसको। यहां पे हमको क्या क्या निकालना है, एक तो मुझे इसका टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए, कितनी देर बॉडी जो है हवा में रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बॉडी कितनी देर हवा में रही, जितनी देर इसने ये ट्रैक कंप्लीट किया, पाथ कंप्लीट किया, उतनी देर तो हवा में रही ना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको देखते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको कि हम लोग कैपिटल टी भी कहते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट को आप मोस्टली लोग कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। ओ पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितने होंगे बच्चों, 0,0। अगर हम इसको y एक्सिस ले लें, इसको हम x एक्सिस ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, r, तो इसके कोऑर्डिनेट कितना हुआ r, ये कितना हुआ 0, क्योंकि वर्टिकली तो ऊपर है ही नहीं है, तो x एक्सिस पे लाई कर रहा भाई। और अगर ये x एक्सिस पे लाई कर रहा तो आप बच्चों क्या कहोगे, दैट इज r, 0। अब देखिएगा इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0, इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है 0, यानी कि वर्टिकली इसने कितना डिस्प्लेस किया 0। और हमें एक फॉर्मूला पता है, s इज टू ud प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर, ये सब होता है, क्लियर। अब हम देखते हैं भाई हमें क्या क्या पता है, हमें पता है o से p तक आने में, o से p तक आने में इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम sy भी लिख सकते हैं, वो 0 है, लिख सकते। एक्सेलरेशन की बात करें ay, जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे लग रहा है, तो वो कितना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या लेंगे, -g लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है ui, उसको कितना लेंगे, ui कितना है ओ पॉइंट पे, दैट इज u sin थीटा। क्लियर हो, यही सब छोटे छोटे पॉइंट्स है। हम s इज टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिख लेते हैं। कुछ बुक्स में आपको दिखाई देगा भाई ये y लिख देते हैं, यहां पे भी u भी, यहां ui कर देते हैं, यहां पे ay लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। वो आप जैसे जैसे आप फैमिलियर होते जाओगे टर्म से, वैसे वैसे आप लिख सकते हो भाई। जिस तरफ आपको जाना है उस तरफ की सारी वेलोसिटीज, उस तरफ के सारे एक्सलेशन इक्वेशंस आप, कोई समस्या नहीं। अगर राइट डायरेक्शन में होता तो मैं इधर लिखता है sx, यहां पे क्या लगता है ux, यहां पे क्या लगता है ax, ठीक है, क्लियर। अगर जेड में होता है तो यहां जेड, यहां जेड, यहां जेड, बस ये सिंपल सा पॉइंट। तो यहां पे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हुआ, 0 हुआ। ui की जगह हम क्या लिखेंगे, u sin थीटा। टाइम हमारा कितना लगा, t लगा। एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखेंगे, -g, और ये क्या लिखेंगे, t स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आपको पता है कि एक t से एक t कैंसल हो जाएगा, कॉमन लेके काट दीजिए। और यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो टाइम कितना आया, 2u sin थीटा बाई g आ जाएगा। ये तो फॉर्मूला आपका है। आप चाहो तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, जैसे मैंने बताया u sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, ui लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, बस तो लिख लो, सोचना नहीं है ज्यादा, ठीक। बस थोड़ा सा लिखने में शुरुआत में दिक्कत होगी, पर बाद में ये सब बहुत आसान सा लगेगा, ठीक। तो टाइम कितना आया, दैट इज टू 2ui अपॉन g। तो कभी कोई आपको डायरेक्ट ui दे दे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले को भी हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, h max की बात करते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया, मेरा ख्याल है आप सबको। तो अब कोई बात ही नहीं है भाई, सब कुछ आसान सा होता जा रहा है, बहुत आसान चैप्टर है, बस कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट, 2-4 पॉइंट होते हैं, बस उन्हीं को समझना है। अब हम लोग करते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट
जिसको हम कहते हैं एच मैक्स। क्या कहते हैं भाई? एच मैक्स। हाँ, ये टीवी वाला नहीं है, सेट मैक्स, एच मैक्स, ठीक है? फिजिक्स वाला चल रहा है। अब ओ से एच तक जा रहे हो। हमको कौन सा फॉर्मूला पता है? हमें एक फॉर्मूला बड़ा प्यारा सा पता है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। या हम 9 से पढ़ते चले आ। फिर देखते हैं, वही चीज करते हैं दोबारा से। हमें सब पता है ऊपर जाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट। आगे जाने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल हुआ, हॉरिजॉन्टल। जिस तरफ जाना उस तरफ के कंपोनेंट, बस और कुछ नहीं सोचना है फिजिक्स में। ठीक, तो यहां पे y लगा दो, यहां भी बच्चों क्या लगा दो, y। यहां पे भी y लगा दो, चाहो तो इसमें भी y लगा दो, मत गया। अब O पॉइंट से H पॉइंट के बीच में, बिटवीन O एंड H, हाईएस्ट पॉइंट के बीच में हम लगाएंगे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे Vy कितना है बच्चों? 0। वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है ना, भूलना नहीं है, रखना है दिमाग में। और इनिशियल कितनी है? दैट इज u sin थीटा। इनिशियल कितनी है? u sin थीटा। और ay कितना है? ये दैट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी तो भाई भूलना नहीं है, जी तो हमेशा ही डाउनवर्ड है। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंपोनेंट क्या है? जीरो। बार बार समझ लीजिए, बार बार समझ लीजिए, ठीक है? इसको भूल गए तो मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। जो कुछ पढ़ा लिखा सब बेकार है, मिट्टी हो जाता है भाई। ay कितना हुआ? दैट इज इक्वल टू माइनस जी। क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? अब इसको हम इसमें प्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज। और अच्छा, आप सोच रहे हो सर एस वाई तो लिखा ही नहीं, तो भाई कोई बात नहीं। कितना हम ऊपर गए? वर्टिकली कितना है? एच मैक्स। यही तो करें यहाँ से आप भाई। देखो कायदे से हम यही पहुंचे और कुछ नहीं पहुंचे। डाउन के हिसाब से देखोगे ऊपर ही पहुंचे। तो वी वाई कितना हुआ? दैट इज 0 का स्क्वायर। यू आई यू साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2। ए वाई की जगह क्या लिखेंगे? माइनस जी। और एस वाई की जगह क्या लिखते हैं? एच मैक्स लिखते हैं। चलिए, अब ये तो 0 है, सॉल्व कर लेते हैं। तो एच मैक्स कितना आएगा? एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, भाई थोड़ा नीचे आ जाता पहले से, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब चाहो तो आप इसको भी वैसे लिख सकते हो भाई। ये u साइन थीटा का होल स्क्वायर है ना, देखो u साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2g। यही तो है, कुछ अलग सा तो नहीं लगा। तो h मैक्स को आप चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और कंटीशन में तो फिर समझना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक? तो उससे अपॉन 2g, और इसको आप कह सकते हो यू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g। यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी अगर आपको डायरेक्ट दी गई है, जी की वैल्यू पता है, तो आप एच मैक्स निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं। बहुत आसान सा चल रहा है, ठीक है? एक दो बार घर पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है? ध्यान नहीं समझना दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस हो जाएगा। बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है? ये सब धीमे धीमे वक्त के साथ सब चीजें आ जाती है, ठीक? क्लियर हो गया? तो आपको एच मैक्स निकल आया, आपने टाइम ऑफ फ्लाइट। अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग आएंगे, मैं हमको तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना होगा, ऑब्वियस सी बात। तो ये रेंज कैसे निकले? तो हमने आपसे क्या कहा, बॉडी यहां पे थी तो कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी? u cos थीटा। यहां पे थी तब भी कितनी थी? u cos थीटा वो कंपोनेंट है जो इसको हॉरिजॉन्टली आगे ले जा रहा है, u sin थीटा ऊपर या नीचे ले जा रहा है। तो हम यहां पे बात करेंगे बहुत सिंपल सिंपल सी, भैया डिफिकल्ट चीजें तो समझ में नहीं आती हैं, जो सिंपल सिंपल तो समझ में आनी चाहिए, ठीक है? तो पहले सिंपल, फिर डिफिकल्ट तो हो ही जाता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो हल्के हल्के से समझते हैं। तो हम लोग बात करते हैं फॉर रेंज, और ये तो स्कूल में भी पूछा जाएगा आपको, 11th वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर रेंज, जिसको आप लोग लिखते हो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। क्या लिखते हो? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, फॉर रेंज या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो जब हम लोग बात करते हैं रेंज की,
यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। तो बात करेंगे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जितनी देर यह हवा में रहा उतनी देर बच्चों ये क्या गया, आगे गया। जितनी देर ये हवा में रहा उतनी देर आगे गया, और जब ये जमीन पे गिर गया तो फिर नहीं गया। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमको पता है कितनी है, u cos थीटा है। टाइम अभी हम लोगों ने निकाला था, कितना निकाला था, भूले नहीं होंगे आप लोग, ठीक, भूल गए तो पीछे पलट लीजिए, रिवाइंड मार दीजिएगा। तो दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। ये क्लियर हो? तो टाइम आपका कितना आया, दैट इज इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। अब u से u का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सो दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर आ जाएगा, और 2 ये sin थीटा ये cos थीटा ये, इनको एक साथ लिख देते हैं, तो 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी आ जाएगा। यहां तक क्लियर हुआ? अब ये चीज जो आएगी दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी लिख लो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 sin थीटा cos थीटा तो sin 2 थीटा होता है। तो यहां से रेंज आपकी कितनी आई, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये u cos थीटा, ये u sin थीटा। u sin थीटा को क्या लिखोगे, ui, u cos थीटा को क्या लिखोगे, ux। तो हम इसको बड़े प्यार से लिख सकते हैं, 2 ये लिख लिया, u cos थीटा की जगह बच्चों क्या किया, ux, u sin थीटा की जगह क्या किया, ui, और g लिख सकते। तो कंपटीशन वाले बच्चों को थोड़ा सा इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया? तो रेंज हमारी आ गई, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, या फिर लिख सकते हैं 2ux ui बाई जी लिख सकते हैं, ठीक है। अब रेंज आ गई, सब कुछ आ गई, भाई थोड़ी सी बातें और करते हैं, रेंज में थोड़ी थोड़ी बातें और है। रेंज का जो फॉर्मूला हमने निकाला है वो कितना निकाला है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी निकाला, यही तो निकाला है बच्चों। रेंज हमने क्या निकाली, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, अगर आपको रेंज को बढ़ाना हो, आपके पास एक गन है और गन से आप गोली कैसे भी चला सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में चला सकते हो, कितनी भी हाइट में चला सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, ठीक। तो और आप चाहते हो गोली बहुत ज्यादा दूर तक जाए, या डिस्कस थ्रो है आप फेंक रहे हो तो वो बहुत दूर तक जाए, तो आपको क्या सकते यू बढ़ाओ, भाई गोली में तो बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक। अब बंदूक को चाहे आप धीमे से चलाओ, चाहे चिल्ला करके चलाओ, चाहे कैसे भी चलाओ, चाहे जितने भी गुस्से में ट्रिगर दबाओ, यू पे आपका कोई कंट्रोल नहीं, गोली अपनी स्पीड से चाहे कुछ भी कर लो। जी तो भाई हम बदल नहीं सकते, उसको कौन बदलेगा, भगवान ही बदल सकते हैं जी। तो यू और जी पे तो अपना कोई भी बस बचा ही नहीं। हमारा फोकस अब किस पे है, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा भी बेचारा किस पे डिपेंड कर रहा है, ये बेचारा सिंबल और सिंबल सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे। ये कहता है भैया थीटा की जो वैल्यू होगी उसके साथ हम अपनी वैल्यू दे देंगे, ये तो कह रहा है। तो हम ये चाहते हैं मैक्सिमम रेंज, सो वी कैन से फॉर मैक्सिमम रेंज हम बच्चों क्या कहेंगे, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए ना। तो साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, मैक्सिमम चाहिए, और हमको पता है साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, मिनिमम भी आपको पता है -1, लेकिन हमें तो मैक्सिमम चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि साइन 2 थीटा कितना होना चाहिए, 1, और 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 90 की, ये बात आपको पता है। तो यहां से 2 थीटा जो आया वो 90 डिग्री आया, भाई साइन से साइन काट देंगे, अगर दोनों तरफ साइन है तो उड़ा सकते हैं, ठीक है, ये ना सोचिएगा कि नहीं होगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हुआ, 45 डिग्री आ गया। अब थीटा 45 डिग्री आ गया तो आपकी रेंज जो मैक्सिमम आई वो कितनी आ गई बच्चों, दैट इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई जी। तो आप कोई भी गन आपके पास है उसमें जो मदर स्पीड या बुलेट स्पीड यू दी हुई है, तो आप मैक्सिमम कितनी दूर तक निशाना लगा सकते हो, यू स्क्वायर बाई जी से।
ध्यान रखिए, इस पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, और कई बार मेडिकल में भी पूछे गए हैं, पहले आईटी मेंस में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस टाइप की बातें होती रहती हैं, लेकिन वो घुमा करके पूछते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछते, थोड़ा सा उनको और भी चेक करना होता है, तो वो आराम से पूछ लेते हैं। और स्कूल में पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि स्कूल में नहीं पूछा जाता, आज स्कूलों में भी बहुत कुछ पूछ लिया जाता है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या कहानी, रेंज में ही बात करते हैं। तो रेंज में जब हम लोग बात कर रहे हैं फॉर कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स थीटा एंड 90 माइनस थीटा, भाई कॉम्प्लीमेंट एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा होगा, यानी कि एक अगर 30 डिग्री है तो दूसरा क्या ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट एंगल 60, 90 माइनस 30 60। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हम मान लेते हैं कि पहले जो हमारी रेंज निकल रही है थीटा एंगल पे, वो कितनी निकल रही है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी निकल रही है ना, ये सबको पता है। और फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए, तो कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स के लिए कितनी होगी ये भी तो देखना होगा। तो हम कह सकते हैं आर डैश, आर डैश इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी लिख सकते हैं जी। अब जब इतना लिख ही लिया है तो यू स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 180 माइनस 2 थीटा बाई जी लिख सकते हैं भाई। और साइन 180 माइनस 2 थीटा, क्या साइन 180 माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है, तो साइन 180 माइनस 2 थीटा भी क्या होगा बच्चों, साइन। तो ये चीज भैया अपनी वापस वहीं घूम के फिर के आ गई। देखा, एक था आर डैश और एक क्या है आर, आर और आर डैश दोनों बराबर आ गए, दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। यानी कि आप कह सकते हो कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या होगा, सेम होगा। तो आर इज इक्वल टू आर डैश, तो आप बड़े प्यार से कह सकते हो आर इज इक्वल टू, आपने क्या देखा, आर डैश। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी बातें और भी है, जब ध्यान कर ही रहे हो तो थोड़ा सा और लगा दो। हमने कहा एक बॉडी ये प्रोजेक्ट और एक बॉडी ये प्रोजेक्ट, अब दोनों एक जगह जा रहे हैं, फिर गिरी गए एक जगह। अब पहले वाली जो है उसकी भी स्पीड यू है, तो दूसरी वाली भी क्या है, स्पीड यू। तो आप क्या कहोगे, किसका एंगल हो रहा है, बढ़ने क्यों, दिख तो यहां है, आप यही बोलोगे। अब इतना तो नहीं है कि आप नहीं बोलोगे, तो ये थीटा है तो इसको क्या बोलोगे, 90 माइनस थीटा बोलोगे। क्लियर, यही दो। अगर ये आपका 10 डिग्री है तो ये कितना होगा, 80 डिग्री होगा। 90 माइनस 10 कितना होता है, 80। तभी तो नहीं सेम आएगा, अदरवाइज तो नहीं सेम। हाँ, लेकिन बड़ी मजे की बात है, इसकी जो एस थीटा की जो होगी हाइट, जो कम एंगल से फेंका गया है उसकी हाइट कम होगी, और जो ज्यादा एंगल से फेंका गया है उसकी हाइट बच्चों क्या होगी, ज्यादा होगी। तो उसकी हाइट क्या होगी, 90 माइनस थीटा वाले की हाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो समझ में आया आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में जिसकी हाइट ज्यादा होगी, ठीक है, उसका मतलब उसका एंगल भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ ज्यादा एंगल ज्यादा हाइट। लेकिन अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है, सेम स्पीड है, तो फिर रेंज दोनों की क्या है, सेम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो कई चीजें आपको क्लियर हो गई, तो यहां पे कुछ बातें आपको सब कुछ समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।